जवान बेटी के साथ अकेले सफ़र करते रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में जवान लड़कों के ग्रुप के कारण वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। लगभग 3 वर्ष बाद मैं लखनऊ जा रही थी। लखनऊ मेरे लिए एक शहर ही नहीं, एक मंजिल है, क्योंकि वहाँ मेरा मायका। उस शहर में पाँव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आया है। 8 दिनों बाद भैया की बड़ी बेटी शोभा की शादी थी। मैं और मेघा दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। मेरे पति राज बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो उन्हें काम की अधिकता थी, दूसरे इनको तो ससुराल में ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मेरी बात और है, मैंने सोचा था कुछ दिन वहां चैन से रहूंगी, सबसे मिलूंगी, बचपन की यादें ताज़ा करूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी कि आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती थी जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। मंजू बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। शोभा के विवाह में जाने का मेरा भी चाव कुछ कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह। हम दोनों माँ बेटी ने बड़े ही मनोबल से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई तथा आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया गया। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पहुँचे। राज हमें विदा करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से छलकने लगी थी, जिसे राज भी भाप लिया था। ऐसे में वह कुछ खुलकर तो न कह पाए, लेकिन मुझे होशियार रहने के लिए जरूर कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की कि जिसे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी में रफ्तार पकड़ी, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी चहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, न ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की है। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता, लेकिन उस समय मैं लड़कों की शरारतों और नोक-झोंक से कुछ परेशान सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद मेरे साथ मेघा का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों से लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का साथ न होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य तथा गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे न होती। मेरा ध्यान शोभा की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचों, खेत खलियानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए। घुंघराले बालों वाला सांवला सा नाटिक कद का अंकित फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था, तो बीच बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पुट था। एक लड़के को सब सैम कहकर बुला रहे थे। यह उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं लग रहा था, शायद यह दोस्तों द्वारा दिया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त, चाल डाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मजली कटकाठी वाला ईशान ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, लंबी और घनी मूछें और बड़ी बड़ी आंखों वाले ईशान से पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहने बिखरे बालों वाला बेपरवाह तबीयत वाला समीर था, जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में इंग्लिश भाषा के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़के का नाम मनीष था।
लंबा गोरा चिट्टा नज़र का चश्मा पहने वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पढ़ाकू सा लगने वाला मनीष कान में ईयरफोन और एक हाथ में मोबाइल व दूसरे हाथ में एक इंग्लिश नॉवेल लेकर बैठा था कि आगे बढ़कर सोनू ने उसका नॉवेल छीन लिया। सोनू बड़ा ही चुलबुला गोल मटोल हंसमुख लड़का था। हंसते हुए उनके दोनों के गालों पर गड्ढे पड़ते थे। रजत पूरे रास्ते भर हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब मेघा के कारण है, इसलिए हंसना तो दूर मेरी नज़रों का पहरा हरदम मेघा पर बैठा रहा। मेरे ही कारण मेघा बेचारी भी दबी घुटी सी या तो खिड़की से बाहर झांकती या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ न खुलकर हंस पाई, न ही उनसे बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे न मैं ही ऐसी माँ और न ही मेघा इतनी पुरातन पंक्ति लड़की है। वह हमेशा शिक्षा में ही पढ़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत हंसी मजाक नहीं करती होगी? फिर भी न क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलापन मेरे मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे रहा था। उससे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वे मेघा तक पहुँचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों को बहानों से उठी नज़रें जब मेघा से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार मेघा मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने में अपने फैसले पर भी झल्लाहट होने लगी थी। वास्तव में मायके जाने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि आजकल औरतों का अकेले सफ़र करना कितना जोखिम का काम है। वे सभी खबरें जो पिछले दिनों में मेरे अखबारों में पढ़ी थी, एकाएक करके मेरे दिमाग में दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफ़र में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते? काफ़ी देर तक तो हम दोनों मुंह सी कर बैठे रहे, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती? और अगर सफ़र में कुछ महिलाएं का साथ होता तो क्या वे वैसे ही अजनबी बनी रहती? उन कुछ घंटों में सफ़र में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत, वर्तमान सब बाँच लेती। चूँकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसलिए उनकी उठी हर नज़र मुझे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही गई। उनकी हंसी मजाक में मुझे छीटाकशी और ओछापन नज़र आ रहा था। कुछ घंटों का सफ़र जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई मुझे खबर ही न हुई, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज़्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता, लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पीनी या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मेघा को गुमसुम बोर होते देखा तो अपनी पत्र पत्रिकाएं भी पेश कर दी और वे अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें ऑफ़र किया, हालांकि हम हमेशा मना करती रहीं। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता। कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतनी दूर न ले जाए कि मैं उसे समेट ही न सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र जल्दी ख़त्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। कानपुर स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती है। डब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई थी। तभी एक अजीब सा शोर कानों में टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते
बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीट के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियाँ चिपकती चली जाती हैं। वह स्टेशन नहीं, मानो मनुष्यों का समंदर पर बंधा हुआ बांध था, जो गाड़ी के आते ही टूट गया था। प्लेटफॉर्म पर सिर ही नजर आ रहे थे, तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कोई सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेघा ने घबरा कर खिड़की बंद करना चाही तो कई हाथ अंदर आ गए, जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। मेघा को पीछे हटाकर सैम और अंकित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलट कर देखा तो मनीष, सोनू और ईशान तीनों अंदर घुस आए। आदमियों के रेवड़ को खदेड़ने में लगे थे, किसी को धकिया रहे थे, किसी से हाथापाई हो रही थी। समीर ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राजनीतिक रैली होने वाली थी, इससे भाग लेने वाले सारी भीड़ लखनऊ जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी ज़रूरत से उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे, ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी के होने वाली परेशानी से रैली के आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी न हो कर शोर या दहशत का बवंडर था, जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की हिफाजत में ही के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच। उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन नकारात्मक थी। उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। मैंने भी इनसे प्यार से नहीं बोला, न ही इनके हास परिहास या बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता और संस्कार का, और बदले में इन्होंने इतना दिया, इतना शिष्ट सम्मान तथा सुरक्षा। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी ब्याह तय करते हुए या यात्रा पर निकलने से पहले शहर में होने वाली राजनीति, रैलियों, जलसे जुलूसों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए। उस दिन महिलाओं के साथ घटी घटनाओं अखबार में मुख्य पृष्ठ व टेलीविज़न चैनलों की सुर्खियां बन कर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहाँ भी जगह नहीं मिल पाई। लखनऊ स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। सामान, बच्चे, महिलाओं को ये ले यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बचाने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटी, उस पर ऐसी भीड़ जिसकी कोई नैतिकता न सोच, बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हमें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी न मिल सका। उन लड़कों के आस पास अपना एक एक बैग था। अपने बैग के साथ सैम ने हमारी बड़ी अटैची ले ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी मनीष ने ले ली। हालांकि उसमें पहिए लगे हुए थे, तो परेशानी की बात नहीं थी। मेघा के पास बोतल तथा मेरे पास मात्र मेरा पर्स रह गया। हमारे दोनों बैग भी ईशान और अंकित के कंधों पर लटक रहे थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया, जिसके बीच में हम दोनों चल रही थीं। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हों। मेरे पास उनका शुक्रिया करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फ़र्ज़ था। दिल से मैंने उन्हें शोभा की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था। वे मात्र 4 दिन के लिए लखनऊ की कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 8 दिन रुकना संभव नहीं था। फिर भी एक शाम हम उन्हें खाने पर बुलाया, सब से उनका परिचय कराया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य तथा मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन तथा दिशा विहीन कहते हैं, लेकिन हमारा ही
अंश और हमारे ही दिए गए संस्कार को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमें अलग सोच वाली कैसे हो सकती है। ज़रूर हमें समझाने में कहीं न कहीं हमसे भी चूक हो जाती है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।